स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड स्कोर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में ही मैंने आपको स्टैंडर्ड स्कोर पढ़ाए थे। उसमें मैंने दो स्टैंडर्ड स्कोर को शामिल किया था, जेड स्कोर और टी स्कोर। आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा स्टेनाइन और सी स्कोर। इन दोनों स्कोर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेनाइन स्कोर के बारे में देखते हैं कि ये क्या है स्टेनाइन स्कोर। देखिए, स्टेनाइन स्कोर, इसे हम स्टैंडर्ड 9 भी कहते हैं। स्टैंडर्ड 9 या स्टेनाइन इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसमें हम स्कोर को किसी भी टेस्ट के द्वारा जो प्राप्त रॉ स्कोर होते हैं उन्हें हम 9 पॉइंट स्केल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम 9 स्केल में उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा 9 पॉइंट स्केल, जो कि स्टेनाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ आपको इसकी विशेषताएं बताती हूँ मैं कि स्टेनाइन स्कोर है क्या। पहला तो यही है कि इस स्कोर को हम 1 से लेके 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसे 9 पॉइंट स्केल भी कहा जाता है। तो स्टेनाइन स्कोर, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी। पहला तो यही है कि इस स्केल को हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 to 9। इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 से लेके 9 तक। चाहे 1 और 2 के बीच का जो अंतर है, 2 से 3 के बीच का अंतर है, ये सारा हम क्रमिक रूप से रखते हैं 9 तक। तो पहली विशेषता हमारी ये है। दूसरा, हमारा इस परीक्षण के द्वारा, इस स्केल के द्वारा हम अपने मूल प्राप्तांकों को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा था कि जब हमने जेड स्कोर ज्ञात किया था, जेड स्कोर में हमने क्या किया था कि इस तरह से हमने जेड स्कोर जो दिया हुआ था उसे हम, उसमें कुछ माइनस की भी संख्याएं आती हैं, प्राप्तांक को हमने माइनस में भी प्रदर्शित किया था, हमने प्लस में भी किया था, और उसमें डेसिमल वैल्यू भी आई थी। इसमें हम देखेंगे कि इसमें 1 से लेके 9 पार्ट होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता है। ये संख्याएं पूर्णांक में होती हैं 1 से लेके 9 तक। अगर डेसिमल में भी हमारी वैल्यू आ रही होती है तो भी उसे हम पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। पूर्ण धनात्मक 9 पार्ट में डिवाइड रहता है। अगला है हमारा कि इसको हम, पहला मैंने आपको बताया था कि 1 से 9 तक इसके पार्ट होते हैं। दूसरा है इसकी विशेषता कि ये इसको हम पूर्ण संख्याओं में दर्शाते हैं। 1 से लेके 9 धनात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसकी अगली विशेषता है, तीसरी विशेषता है इसकी कि ये किसी भी रॉ स्कोर को सिंगल डिजिट में चेंज करता है। सिंगल डिजिट यानी 1 से लेके 9 तक डिजिट में ये परिवर्तित करता है। 1 to 9 सिंगल डिजिट में किसी भी रॉ स्कोर को ये परिवर्तित करता है। अगला इसकी क्या विशेषता है, ये देखिए, फोर्थ बताती हूँ कि इसमें देखिए जो भी आपको यहाँ पर स्कोर दिया गया है, रॉ स्कोर के लिए हम एक, जैसे हमने जेड स्कोर में और टी स्कोर में देखा था कि हम एक सिंगल डिजिट को सिंगल प्लेस देते थे, उसे अलग स्थान दिया जाता था। जैसे कि हमने यहाँ पर उसका जो मीन होता था जेड स्कोर में वो 0 होता था। इसके बाद हम जब आगे चलते थे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा माइनस में, और फिर वहां पॉजिटिव 1, 2, 3। तो हर एक स्कोर के लिए, हर एक रॉ स्कोर के लिए हमने एक इंडिविजुअल उसे एक स्कोर दिया हुआ था, स्टैंडर्ड स्कोर। ऐसे ही आपने टी स्कोर में भी देखा था कि 1 से लेके 100 तक जो इसका रेंज थी, उसमें हम प्रत्येक रॉ स्कोर को एक इंडिविजुअल स्कोर में चेंज करते हैं। पर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ग्रुप को लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इसमें हमने डिवाइड किया है 9 पार्ट में, ये सारा इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा होती है, 1 से लेके 100 तक स्कोर होता है।
पर जब हम इसे 9 में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें कुछ ग्रुप को एक ही अंक देना पड़ेगा, एक ही डिजिट के द्वारा हम एक ग्रुप के मार्क्स को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम एक ग्रुप को एक नंबर देते हैं। तो इसमें यही अंतर है, जेड स्कोर टी स्कोर में हम इंडिविजुअल एक अंक को एक स्टैंडर्ड स्कोर मानते हैं, जबकि हम स्टे9 में एक पूरे ग्रुप को एक नंबर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वो नंबर उसके प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, अगली विशेषता इसकी है कि इसको भी जैसे जेड स्कोर को और टी स्कोर को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर दर्शा सकते थे, तो ये स्टे9 स्कोर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसमें भी हम इसे वेल शेप्ड कर्व में हम इसे विभाजित करके दिखा सकते हैं। वेल शेप्ड कर्व को हम 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हम उसे स्टे9 को इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि कुछ और इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें जो भी स्कोर होगा, जो इसका स्कोर है ये कम से लेके ज्यादा, लेफ्ट में कम है, जिसके मिनिमम स्कोर होगा जिस बच्चे का, वो आएंगे यहाँ लेफ्ट में, और ये बढ़ते बढ़ते राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में हाईएस्ट स्कोर होगा, जो हमने जिसको 9 ग्रेड दिया है। देखिए 9 जो हमने यहाँ स्कोर दिया है, ये स्टैंडर्ड स्कोर सबसे ज्यादा एक्सीलेंट ग्रुप होगा। इसमें एनसीपी में सबसे ज्यादा एक्सीलेंट ग्रुप ये होगा, और ऊपर वाले से ज्यादा एक्सीलेंट ये है। अगर 7th की बात हम करते हैं तो 7th ग्रुप में जिन स्टूडेंट का स्कोर होगा उनसे बेहतर प्रदर्शन 8th का होगा। ऐसे ही 5 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन 6 का होगा। अगर हम इधर बात करते हैं तो यही क्रम यहाँ रहता है। सबसे मिनिमम स्कोर वाले इस ग्रुप में होंगे फर्स्ट में हमने बताया है इसमें कि 4% स्टे9 में जो मिनिमम 4% स्कोर है वो उसे हमने 1 में रखा है। इसके बाद उससे बढ़ते हुए जो 7% स्कोर है उसे हमने दूसरे भाग में रखा है। इसी प्रकार 12% है उससे अबव, उन्हें हमने 3rd दिया है। उससे अबव है 17%, उसे हमने 4th दिया है। और बीच के जो हैं एवरेज या जिसको हम मीन वाला पार्ट कह सकते हैं, एवरेज मीन होता है हमारा, एवरेज जो है स्कोर्स वो 20% आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, और उससे हम और देखते हैं तो इससे ज्यादा होंगे 6 ग्रुप में। 6 इसका ग्रुप दिया हुआ है उसमें इससे ज्यादा स्कोर होगा। ऐसे ही इससे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे स्कोर बढ़ता जाएगा और एक्सीलेंस भी ज्यादा होता जाएगा उसका। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनपीसी पर इस तरह से आपको स्टे9 को बताया है कि 1 से लेके 9 पॉइंट तक किस तरह से स्केल डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, देखिए इसके नीचे मैंने जेड स्कोर भी लिखा है। जेड स्कोर से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जेड स्कोर में आपने क्या देखा था, मीन इसका, जेड स्कोर का मीन हमेशा 0 होता है, जबकि आपने टी स्कोर में क्या देखा था, उसका मीन 50 होता है। जेड स्कोर का मीन 0 होता है, और हमने इसके मीन को ऊपर रखा है। स्टे9 में बीच में 20% स्कोर्स होते हैं, उन स्कोर का मीन होता है 5%। ये 5% स्कोर है और ये इसका मीन है, इसलिए हम कहेंगे कि स्टे9 का मीन होगा 5, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू होगा 1.96। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। या तो हम स्टैंडर्ड स्कोर को हम इसके द्वारा वेल शेप्ड कर्व के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसके लिए हम फॉर्मूले का भी प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले से भी वही वैल्यू आएगी आपको, और अगर आप एनपीसी के द्वारा दिखाएंगे, एनपीसी के द्वारा भी आपकी वही वैल्यू आएगी। आपको दोनों में से एक भी मेथड आता है, अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद है तो आप फॉर्मूले के द्वारा इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। स्टे9 की, जेड स्कोर की, टी स्कोर की या सी स्कोर की बात करते हैं हम।
अगर आपको इस तरह का ये बनाना ज़्यादा बेल शेप कर्व बनाना ज़्यादा आसान लग रहा है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। दोनों के द्वारा वैल्यू इक्वल आती है, चाहे आप जेड स्कोर निकालें, चाहे टी स्कोर निकालें, चाहे आप स्टेनाइन निकालें। ठीक है, तो मैंने यहाँ जेड स्कोर भी रख रखा है। जेड स्कोर में मैंने आपको रेंज बताई थी पहले। जेड स्कोर की रेंज होती है माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा की होती। ठीक है, मिनिमम होगा माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा तक होता है। फिर मैंने टी की रेंज आपको बताई थी। टी में आपकी रेंज होती है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेंज होती है। पर इसमें आपने स्टेनाइन में आप देख रहे हैं सिर्फ 9 पार्ट में सारे स्कोर को डिवाइड किया गया है, इसलिए इसकी जो डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज होती है वो स्टेनाइन की कम होती है। ठीक है, नीचे आपको जेड स्कोर लिखे गए हैं। देखिए, ये इसका 0 मीन है। 0 के बाद यहाँ तक ये इधर आपको पता है कि जहाँ जेड स्कोर लेफ्ट साइड में आएगा तो वो माइनस का सिग्मा होगा, और प्लस इधर जाएगा राइट साइड में जाएगा तो प्लस के सिग्मा में मैंने उसे बताया था आपको। तो इसी तरह से आप देखिए 0 के इधर माइनस 0.25 सिग्मा है और इधर 0.25 सिग्मा प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें जिस तरह से आपको यहाँ जेड स्कोर दिया गया है उसी के आधार पर मैं आपको स्टेनाइन स्कोर निकालना भी बताऊंगी। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप जेड स्कोर निकालें, चाहे टी स्कोर निकालें, चाहे आप स्टेनाइन निकालें, सभी में आपको जेड स्कोर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जेड स्कोर की सहायता से ही आप टी स्कोर निकालेंगे, जेड स्कोर की सहायता से ही आप स्टेनाइन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उसका फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, जब आपने टी स्कोर का फॉर्मूला लिखा था तो टी स्कोर के फॉर्मूले हमने क्या लिखा था, टी इक्वल टू 50 प्लस 10 जेड। 50 क्या होता था, टी स्कोर का मीन हमेशा 50 होता था और उसका सिग्मा क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता था। तो यही किसी भी स्टैंडर्ड स्कोर के फॉर्मूले को बनाने का यही तरीका है। उसमें हम मीन लिख देते हैं, मीन प्लस सिग्मा की वैल्यू लिख देते हैं और जेड लिख देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो हम देखते हैं स्टेनाइन में क्या होगा फॉर्मूला। स्टेनाइन स्कोर एस एस इक्वल टू मीन, इसमें कितना बताया है, मीन हमारा है 5 प्लस सिग्मा की वैल्यू हमने बताई है 1.96, सिग्मा होता है स्टेनाइन में 1.96 और जेड, तो हम इसे इन ब्रैकेट में लिख देते हैं और जेड। इसके द्वारा हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम स्टेनाइन स्कोर को निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इसमें स्टेनाइन स्कोर निकालना बताती हूँ। मान लीजिए आप जेड की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो स्टेनाइन स्कोर क्या होगा, 5 प्लस ये दिया है 1.96, ठीक है, जो कि सिग्मा की वैल्यू इनटू जेड क्या है, जेड स्कोर को मान लीजिए हमारा जेड स्कोर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, देखिए हम इसे 1.96 ये इसका सिग्मा है, तो इसे हम 2 भी रख सकते हैं क्योंकि ये 2 से ज्यादा करीब है, 96 है, 96 के 2 के लगभग है, और हमने ये कहा है, आपको बताया है कि इसमें जो 9 पार्ट हैं, इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया है, वो सारे इसके पार्ट हैं वो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, वो भी पॉजिटिव, तो हम इसकी जगह 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, यानी इसका स्टेनाइन स्कोर 9 आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जेड की वैल्यू कितनी ली थी, हमने 2 ली है यहाँ पर जेड की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू 2 यहाँ कहाँ आएगी, ये देखिए
प्लस में यहाँ देखते हैं हमारी वैल्यू जेड में हमने 2 रखी है प्लस में, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस में 0.25 सिग्मा, फिर है 0.75 सिग्मा, फिर है 1.25 सिग्मा, फिर है 1.75 सिग्मा, इसके बाद मैंने दर्शाया है 2.25। तो यहाँ 9 जो इसमें 9th ग्रुप है इसमें ही आपकी वैल्यू आएगी स्टेनाइन की। तो यहाँ हमारा जेड है, देखिए जेड वैल्यू हमारी यहाँ कहीं होगी क्योंकि हमने Z2 लिया है और 1.75 यहाँ दिया हुआ है, तो Z वैल्यू हमारी 2 यहाँ पर होगी कहीं, ठीक है। तो ये किस पार्ट में आ रहा है, 9 में। तो हम इससे भी देख सकते हैं, देखते ही हम बता सकते हैं कि स्टेनाइन स्कोर कितना होगा, और फॉर्मूले के द्वारा भी आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका स्टेनाइन स्कोर कितना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ये तो आपने अभी स्टेनाइन स्कोर देखा, इसके जैसा ही एक और स्कोर होता है स्टैंडर्ड स्कोर, जिसको हम सी स्कोर कहते हैं। बहुत सिलेबस में, जैसे मैं स्पेशली बीएड के लिए आपको बता रही हूँ, बीएड के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें 5th यूनिट में ये सारे दिए हैं स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है। उसमें सी स्कोर को शामिल नहीं किया गया है, पर ये दोनों जो स्कोर होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं, उनको हम एक तरह से फाइंड भी करते हैं और उनकी व्याख्या भी दोनों की लगभग एक समान होती है। इसलिए मैं साथ साथ ही आपको सी स्कोर भी बता देती हूँ कि सी स्कोर क्या होता है। देखिए जिस तरह से आपने ये स्टेनाइन स्कोर की विशेषताएं पढ़ी कि स्टेनाइन स्कोर क्या होता है, जैसे आपने इसमें देखा कि इसे 1 से लेके 9 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसलिए 9 पॉइंट स्केल कहा जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें ये भी बताया था कि इसमें ये हाईएस्ट 4% को 9.9, इस ग्रुप को 9 दिया गया है नंबर, और जो लोएस्ट है इसे हमने 4 दिया है। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते लेफ्ट से राइट तक इसका बढ़ता जाता है, श्रेष्ठता इसकी लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती जा रही है। अब ये तो हमारा 9 पॉइंट स्केल था, इसके अब हम जब बात करते हैं सी स्कोर की, जहां बात सी स्कोर की आती है तो उसमें 9 की जगह 11 पार्ट होते हैं, इसलिए उसे हम 11 पॉइंट स्केल भी कहते हैं सी स्कोर को। इस स्कोर को डेवलप किया था गिलफर्ड ने, तो इसकी दूसरी विशेषता है कि इसे गिलफर्ड ने डेवलप किया है। पहला है इसे हम 11 पॉइंट स्केल कहते हैं। तीसरा है, देखिए इसमें हमने बताया था कि इसमें मिनिमम 4% को हमने 1 दिया है और मैक्सिमम को हमने 9 स्केल दिया है। अब हम जब इसकी बात करेंगे सी स्कोर की, तो मैंने बताया कि इसे 11 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम इसी पार्ट को 2 में डिवाइड कर देंगे। ये देख लीजिए, इसे हमने 2 में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें इसके स्टेनाइन से अब हम सी स्कोर की बात कर रहे हैं। सी स्कोर में 11 पॉइंट होते हैं, तो मान लीजिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को भी हमने 2 पार्ट में चेंज कर दिया है इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 के बाद 10, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 0 है। अब जो परसेंटेज इसमें 4% मिनिमम था और 4% मैक्सिमम था, उसे भी हम डिवाइड कर देंगे। 0% में हमने 1% स्कोर रख लिया है 0 के, और 3% स्कोर 1 के अंतर्गत आ जाएगा। आप इस तरह देखिए अब कितने पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट। तो ये जो सी स्कोर है उसको प्रदर्शित कर रहा है अब हमारा ये प्रसामान्य वितरण, ठीक है। तो अब अगर हम इनको देखते हैं तो अगर दोनों को देखा जाए तो 3% 4 और 1% 4% ही हो जाएगा जो हमारा स्टेनाइन में था। ऐसे ही हम आगे की बात करते हैं तो हम इसमें एक्सीलेंट 1% को 10th पार्ट में रखते हैं और इसको हम 3% को 9th में रख देते हैं। अब इन दोनों को भी देखा जाए तो ये भी 4% हो जाएंगे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये इसका डिवाइड करने में थोड़ा सा अंतर है। ये मैंने आपको बता दिया। इसको 11 पॉइंट में
हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए अब इसमें क्या इसकी कमी थी जिसकी वजह से स्टेनाइन को लाया गया। देखिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसे 0 उसका स्कोर दिखाया जाए, क्योंकि उसकी नॉलेज तो है। मान लीजिए किसी टेस्ट में उसके 0 नंबर आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नॉलेज 0 है। हो सकता है जो क्वेश्चन आए हो वो उस समय उसे नहीं आए, या और भी किसी परिस्थिति में उसने अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाया और उसके 0 मार्क्स आ गए हैं। तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भी ये सही नहीं है कि किसी बच्चे को हम बिल्कुल ही निम्न माने। इसलिए हमने स्टेनाइन के द्वारा ये बीच का पार्टीशन हटा के इन दोनों को मिनिमम 4 को हमने 4% को एक पार्ट में कर दिया था, और लास्ट में जो एक्सीलेंट ग्रुप है इसकी भी हमने एक पार्ट में कर दिया था। जो टॉप 1% है, एक्सीलेंट ग्रुप है, उसमें भी कभी कभी किसी बच्चे को पता चल जाए कि पूरे क्लास के 1% बच्चे ही हाईएस्ट स्कोरर हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो एक्सीलेंट 4% है उसे हमने 1 कर दिया है, किसमें, स्टेनाइन में, और सी स्कोर में उसे हमने 2 में किया है। सी स्कोर की कुछ कमियों में उसे सुधार के लिए उसके लिए स्टेनाइन लाया गया था। ठीक है, तो दोनों ही एक समान है। जहाँ 11 पॉइंट स्केल की बात चलती है वो हमारा सी स्कोर है, जहाँ 9 पॉइंट स्केल की बात चलती है वो हमारा स्टेनाइन है। बाकी की सभी चीजें इसमें इक्वल है। अब मैं आपको सी स्कोर की कुछ और मुख्य बातें आपको बताती हूँ। सी स्कोर की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए। सी स्कोर 11 पॉइंट स्केल है ये, ठीक है। दूसरा, इसमें सभी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है या वेल शेप्ड कर्व है उसमें पूरे प्राप्तांक को 11 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये पार्ट कैसे हैं, इक्वल 11 पार्ट, ठीक। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब इस तरह का ये दिया हुआ होता है, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि एक ग्रुप में कितनी % पॉपुलेशन है या कितने % स्कोर है। आप देख सकते हैं सभी में, जैसे 0 पार्ट में 1% है, और 1 जो इसका 1 स्कोर दिया है उसमें 3% स्कोर हैं, और इसमें 7% स्कोर है, इसमें 12% है। 4th जो इसका पार्ट है उसमें 17% है। ऐसे ही सबका दिया हुआ है। जो एक्सीलेंट है उसमें भी 1% है। उससे कम वाला जो है श्रेष्ठता ग्रुप, उसमें जो 9 जिसे नंबर दिया है उसमें 3% है। सभी का अपना दिखाया गया है। अब इसमें देख के आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमने किसी भी एक स्कोर को कोई पर्टिकुलर कोई अंक नहीं दिया है, जैसे कि हम जेड स्कोर में देखते थे और सी स्कोर में देखते थे। इसमें एक संख्याओं का या स्कोर का एक ग्रुप है, उसे हमने एक अंक दिया है। देखिए इसमें देख लीजिए आप, जैसे यहाँ 1.25 सिग्मा है, 1.25 सिग्मा और 1.75 सिग्मा, इन दोनों के बीच जितने लोगों का भी स्कोर आया होगा उसे हमने कौन सा अंक दिया है, 8 दिया है, ठीक है। फिर हम यही देखते हैं आगे के 1.25 सिग्मा से 0.75 सिग्मा तक जितना भी स्कोर जिन बच्चों का आया है उसे हमने 7 स्कोर दिया है। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रुप का, एक समूह का एक नंबर है, एक निश्चित नंबर उस समूह में प्रदान किया जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका मैं बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है सी स्कोर इक्वल टू, सी स्कोर को हम देखिए सबसे पहले हम मीन रखते हैं अपने फॉर्मूले में। जो भी हमारा स्टैंडर्ड स्कोर का फॉर्मूला हम बनाते हैं सबसे पहले उसमें मीन रखा जाता है। तो इसका मीन भी 5 होता है, जैसे कि आपने स्टेनाइन में 5 देखा था, इसका मीन भी 5 होता है। और इसके बाद हम प्लस लगाने के बाद सिग्मा रखते हैं।
इसमें हम सिग्मा की वैल्यू 2 मानते हैं। हमने स्टेनाइन में देखा था कि हमने 1.96 रखा था सिग्मा का की वैल्यू, पर इसमें हम पूरी तरह से 2 को ही रखते हैं। ये पूर्णांक है हमारा 2 उसमें, जबकि हम लगभग 2 रखते थे, क्योंकि 1.96 होता था तो हम उसे 2 मान लेते थे, पर यहाँ इसकी सिग्मा 2 होता है। और हम जेड की वैल्यू रख देंगे, जो भी जेड आएगा। तो सबसे पहले हमें जेड स्कोर की जरूरत होगी। जेड स्कोर की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम सी स्कोर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जब हमने जेड स्कोर को 2 लेकर एक एग्जाम्पल देके आपको बताया था, इसी तरह से मैं आपको सी स्कोर में भी बताती हूँ कि इसमें अगर हम जेड इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी। 5 + 2 इंटू जेड स्कोर की जगह हमने 2 रख दिया है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 = 9। तो सी स्कोर में भी इसकी 9 वैल्यू मिलती है, जैसे कि आपने देखा था स्टेनाइन स्कोर में। क्योंकि मैंने बताया है कि दोनों के बस मिनिमम और मैक्सिमम पार्ट में ही अंतर है, बाकी का सारा एक समान है, एक सा ही है, चाहे वो स्टेनाइन स्कोर हो चाहे सी स्कोर हो। 2 चीजों का आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर ही आई, चाहे वो सी स्कोर हो और चाहे वो स्टेनाइन स्कोर हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और इसे हम इनकी वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे फॉर्मूले के द्वारा हो, चाहे हम प्रसामान्य वितरण या एनपीसी के द्वारा इसकी वैल्यू हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने अभी देखा था जेड, जब मैंने ST9 दिखाया था तो उसमें जब मैंने जेड की वैल्यू 2 रखी थी तो भी 9 आया था। तो हम यहाँ सी की बात करते हैं, सी स्कोर की बात करते हैं, तो हमने जेड की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी थी। अब देखिए जेड की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, यहाँ पर ये 2.25 है तो जेड की वैल्यू 9 में आएगी, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा सी स्कोर 9 बिल्कुल सही आया। जितना चाहे हम इससे निकालते हैं तो भी हमारा वही आएगा, और हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी हमारा जेड स्कोर इक्वल आता है। तो आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके आधार पर मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो डाउट है, उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें।